देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। तो दिल्ली की रफ्तार अब बहुत ही जल्द रुकने वाली है। जी हाँ, 8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली की रफ्तार 3 दिन के लिए रुक जाएगी। दिल्ली के अंदर G20 शिखर सम्मेलन की धूम मची हुई है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही पूरी तैयारी में जुटी है। आखिरकार G20 शिखर सम्मेलन आखिर है क्या, क्या फ़ायदा इसका होगा, तो ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं महेश अवाना जी, जो कि पूर्व पार्षद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि G20 की धूम पूरे दिल्ली के अंदर मची हुई है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं और आखिरकार G20 सम्मेलन आखिर है क्या, क्या फ़ायदा इसका हमारे दिल्ली वासियों को मिलेगा। तो सर, जो G20 सम्मेलन शिखर सम्मेलन है, आखिर इसका मकसद क्या है और इसका क्या फ़ायदा होगा। बताया जा रहा है कि विदेश से कुछ लोग यहाँ पे दिल्ली में आएंगे, तो क्या कुछ है कहेंगे इसके बारे में। G20 जो है ये एक समूह है। अभी तक ये 20 देशों का समूह है जी, और इसमें विशेष तौर पे और कई देशों को आमंत्रित किया जाएगा। हो सकता है कि G20 में और ज़्यादा देश जुड़ना चाहें, तो कुछ विदेश जो है, जो हमसे भारत से अपेक्षाएं रखते हैं जो देश, और जिनको भारत से ये लगता है कि भाई भारत से हमारा फ़ायदा पहुंचेगा और हम भारत के साथ मिलकर अपने देश को और आगे तरक्की दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे देश उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया। 20 देश तो इसमें है ही जी। और इसके लिए जो भारत मंडपम मोदी जी ने तैयार कराया है, सबसे पहले तो मैं उसकी देशवासियों को बधाई दूंगा, क्योंकि वो जो भारत मंडपम बनाया गया है उसको इस तरह से बनाया गया है कि जो बाहर से लोग आएंगे, 20 देशों के जो भी जो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और उन देशों के सभी देशों के जो उनके महताज जितने भी अफसर लोग हैं, जो भी मंत्रालय हैं, वो लोग भी यहाँ आएंगे। और पहले सभी देशों के लोग यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हर प्रदेश में G20 की मीटिंगें चल रही हैं। इसमें होता क्या है कि एक दूसरे देश को आपस में समझते हैं कि भाई इस देश में क्या चीज़ें हम इनको फ़ायदा दे सकते हैं और क्या हम इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, किस तरह से हम अपने देश को तरक्की के लिए आगे बढ़ाने के लिए किस तरह का समावेश करें, किस तरह की आगे योजनाएं बनाएं, किस तरह से हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसे रहे, पर्यावरण किस तरह से चले, अन्न वगैरह जो भी मतलब इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं, यहाँ तक कि लेके के धरती से लेके आसमान तक, और कहते हैं पाताल से लेके धरती तक और धरती से लेके आसमान तक, चाहे वो चंद्रमा की बात हो, चंद्रयान की बात हो, चाहे सूर्य के बारे में जो खोज करने का भी हमारा मिशन तैयार हो रहा है उसकी बात हो, तो हर पहलू पर बात होती है देश की, और उसमें सभी देशों के विकास की बात होती है। एक दूसरे को किस तरह से हम एक दूसरे के पूरक बने, किस तरह से एक दूसरे देश को हम फ़ायदा पहुंचा सकें, किस तरह से हम दूसरे देश से अपने देश के लिए कुछ अचीव कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। अपने अपने जो विचार हैं, एक तरह से विचार गोष्ठियाँ, और भारत का पूरा भ्रमण जो बाहर के लोग आए हुए हैं हमारे देश में, पिछले 1 साल से ये सब कुछ चल रहा है। अब तो ये तो समापन की तरफ है, तो इसके बीच में कितनी मीटिंगें हुई हैं, सैकड़ों मीटिंगें हुई हैं अलग अलग प्रदेशों में जाके, अलग अलग विषय पे हुई है। उसमें टोटल मंत्रालय के अधीन जो मंत्रालय जिनके अधीन जो चीज़ें आती हैं उनके विषय में वो सारी बातें हुई हैं। अब उन्होंने जो सारा कुछ मसाला इकट्ठा किया है, यानी जो भी जानकारी इकट्ठी की है, वो जानकारी अब सबके सामने, बड़े जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सबके सामने वो चीज़ें रखी जाएंगी। वो अपने अपने देश की जो उन्होंने भारत में से जो खोज की है, जो भारत के बारे में जानकारी ली है, जो भारत के तरक्की के बारे में जाना है, भारत किस दिशा में चल रहा है, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके वो सबके बीच में रखी जाएंगी। तो उसमें फिर उन चीज़ों का, जैसे कई चीज़ें हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, कई चीज़ें दूसरे देश अच्छी कर रहे हैं, तो उनका तालमेल बिठाया जाएगा कि वो चीज़ें वहाँ अच्छी हो रही हैं तो उनका वो किस तरह से उनको अच्छा कर पा रहे हैं, तो वो हमें उसके बारे में जानकारी देंगे।
हम कई चीज़ों को अच्छा कर पा रहे हैं तो हम अन्य देशों को उसके बारे में और जानकारी देंगे। तो एक तरह से ये सभी देशों ने मिलकर के ग्रुप बनाया कि किस तरह से हम अपनी जो विकास दर है, जो आर्थिक स्थिति है, जो देश की परिस्थिति है, चाहे हमारे ऊपर जैसे आपदाएं आ रही हैं आजकल, जैसे आपने देखा हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो ये सारा सिस्टम क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि जो पर्यावरण है, पर्यावरण को जब तक हम संतुलित नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें पर्यावरण को पूरे को संतुलित करना पड़ेगा। पर्यावरण के बारे में भी सोचना है, हमें किस दिशा में कदम उठाने, किस तरह से हमारे देश के अंदर कितना हमें क्या चीज़ें चाहिए, क्या शिक्षा का स्तर होना चाहिए, क्या हमारा जो बिजली का जो ज़रूरत है वो किस तरह से पूरी हो, सोलर सिस्टम का क्या फ़ायदा है, पन बिजली का क्या फ़ायदा है, हर चीज़ के बारे में अलग अलग जानकारियाँ, मतलब पूरे देश में वो इकट्ठा होकर के हर चीज़ के बारे में जानकारी ले रही है। A to Z मैं जिसको कहूँ, लंबा ना करके मैं कहूँगा A to Z जानकारियाँ भारत से इकट्ठी हो रही हैं। और भारतवासी जो हमारे यहाँ देश में आए हुए हैं, जो लोग बाहर से, उनके साथ मिल करके एक दूसरे को मिलजुल करके किस तरह से सभी देशों का उसमें भला हो, सभी देशों का फ़ायदा हो, किस तरह से शांति व्यवस्था रहे, आपस में जो दूसरे देश हैं उनके साथ हमारे जो सीमा विवाद है वो किस तरह से ख़त्म हो, और दूसरे कई तरह के कारोबार हैं वो किस तरह से चलेंगे, आदान प्रदान जैसे देशों से होता है, हम कुछ आयात करते हैं, कुछ निर्यात करते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में एक समावेश आपस में करके और उन चीज़ों के बारे में एक दूसरे को जानकारी दे करके, एक दूसरे का साथ दे करके आगे की व्यवस्था किस तरह से आने वाले सालों में और जो आने वाली जो सदियां हैं उनके लिए हम अभी से क्या तैयारियां करें, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे चलना है, किस तरह से हमारे सारी चीज़ें ठीक होंगी, चाहे वो किसी भी दिशा में हमारा काम हो, हर दिशा में। अब जैसे कि भारत के अंदर एक नई योजनाएं चल रही है कि जैसे पूरा भारत सड़कों से जोड़ रहे हैं, अब ऐसी एक योजना नई आने वाली है, उसमें भी हमारी बातें अभी चल रही हैं कि भाई जितनी भी हमारे देश की नदियां हैं उनको सबको एक साथ जोड़ दिया जाएगा। उनके जोड़ने से ये फ़ायदा होगा, क्योंकि अटल जी की योजना थी, ये अटल जी की योजना थी कि पूरे देश की नदियां अगर एक साथ जोड़ दी जाए तो कहीं भी बाढ़ भी नहीं आएगी, आपदाएं भी कम हो जाएंगी, और जहां पानी की कमी है वहां पानी की पूर्ति भी हो जाएगी। जहां ज़्यादा है वहां से जहां कम है वहां के लिए पानी भेजा जाएगा, तो नदियां जुड़ जाएंगी, तो उससे पानी का कहीं भी उसको रोक के इस्तेमाल हो सकता है कहीं भी। तो ये सारी चीज़ों पे जो चल रहा है सिस्टम, जंगलों को हमें किस तरह से बचाना है, कितने हमें पेड़ लगाने हैं, पर्यावरण को शुद्ध किस तरह से करना है, और क्या क्या योजनाएं हैं, दूसरे देशों में किस तरह से पर्यावरण की रक्षा की जा रही है, हमारा देश किस तरह से कर रहा है, दूसरे देश किस तरह से कर रहा है, वो सारी जानकारियाँ A to Z, चाहे वो किसी भी फील्ड में कोई भी काम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो जैसे मोबाइल वगैरह का है, और कई चीज़ों का है, टीवी है, फ्रिज है, और कई अन्य चीज़ें हैं, पंखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, जैसे गाड़ियों का हो गया, गाड़ियों में क्या चीज़ें, अब जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं, बैटरी वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, बैटरी वाले के बाद अब एथनॉल से गाड़ियाँ चलेंगी, तो हाइड्रोलिक गाड़ियाँ बनेंगी, हाइड्रोलिक गाड़ियाँ, उनके बारे में एक दूसरे से संपर्क किया जा रहा था। लिथियम हमारे देश में अभी बहुत बड़ी खोज हुई है, तो लिथियम हम अभी चाइना से ले रहे थे, तो लिथियम हमें कितना कहाँ से लेना चाहिए, पेट्रोल हमें कहाँ से कितना लेना है अपने देश में। अब जब एथनॉल हम बनाएंगे वो गन्ने से बनेगा, अब जब गन्ने से बनेगा तो गन्ने किसानों को भी फ़ायदा होगा उसका, और गाड़ी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसका खर्चा बहुत कम हो जाएगा। यानी जहाँ गाड़ी का खर्चा 100 रुपये हो रहा है या 110 रुपये हो रहा है, वहाँ गाड़ी का खर्चा 60 रुपये आ जाएगा एथनॉल से, क्योंकि 80-85% एथनॉल होगा उसमें और 15% पेट्रोल होगा, तो 85 और 15 100% हो गया। उससे गाड़ी चलेगी तो हमारा खर्चा 60% पे आ गया। बैटरी से गाड़ी चलेगी तो कम खर्चा। अब ये जो गाड़ी अभी कल परसों नई गाड़ी एक आई है, उसमें क्या किया कि एथनॉल के साथ भी चलेगी वो, और वो बैटरी के साथ भी चलेगी, तो कितना कम खर्चा आ जाएगा, बिल्कुल एकदम बहुत कम खर्चा आ जाएगा। तो इन चीज़ों के जो भी फ़ायदे, जो भी हमारे यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं, जो भी तरक्कियाँ हो रही हैं, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, वो सारी दशा और दिशा हम एक दूसरे के साझा करते हैं, और हम अपने देश को आगे बढ़ाने के प्रयास में ये G20 जो हो रहा है ये बहुत ज़बरदस्त, इसका हमें फ़ायदा मिलने वाला है। आने वाली कई पीढ़ियों को, यानी मैं कहूँ तो सदियों के लिए इसका हमें फ़ायदा होने वाला है। और भारत की चमक, जब से हमने चंद्रयान की कामयाबी हासिल की है,
हम लोग सब लोग नॉर्थ पोल पे या उधर जाते थे, साउथ पोल पे कोई जाता ही नहीं था। कोई गया नहीं। साउथ पोल पे पहली बार हमारा यान गया है। तो भारत की इससे साख बढ़ी है और सरकार की ताकत बढ़ी है। सरकार की भी, जो सरकार अभी प्रेजेंट में है, बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो उसकी साख विदेशों में बढ़ी है। और हमारा जो ग्रोथ है वो 7.8 कल था, और से सबसे ज़्यादा है। अमेरिका वगैरह कितने भी देश है जो महामारी से निकल कर गए, कोई भी इतनी जल्दी अब ग्रोथ नहीं कर पाया जितना हमने किया। हमने अचीव किया बहुत कुछ। तो ये सब क्या है कि ईमानदारी और वफादारी पे जब कोई सरकार चलती है तो उस देश की तरक्की निश्चित है। सर, जैसे कि अभी G20 दिल्ली में हो रहा है, ये दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए एक सम्मान की बात है, लेकिन जो G20 को लेके जो पूरी दिल्ली की जो काया पलट की जा रही है, जो सौंदर्यीकरण पूरी दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिकरण देखा गया है। दिल्ली सरकार अपना क्रेडिट लेती है पूरी दिल्ली को सौंदर्यीकरण करने की, वहीं केंद्र सरकार अपना क्रेडिट लेती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्रेडिट की बात जहाँ तक है, जो आदमी जो काम करता है उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। जो केंद्र सरकार के अधीन काम है वो केंद्र सरकार को क्रेडिट मिलेगा, जो केंद्र सरकार काम कर रही है। जो दिल्ली सरकार काम कर रही है वो दिल्ली को क्रेडिट मिलेगा। रही बात सजावट की और बहुत कुछ बदलाव करने की या सुंदरता करने की, बहुत बढ़िया करने की, तो क्या होता है कि जब आपके घर में भी कोई मेहमान आता है बाहर से, तो कोई फंक्शन होता है आपके घर में, कोई शादी होती है, ब्याह होता है, किसी का जन्मदिन होता है, तो आप अपने घर को साफ़ सुथरा करते हैं जी। डेंटिंग पेंटिंग ये वो सब कुछ करते हैं कि कोई चीज़ कमी ना हो। रिश्तेदार आएंगे, कहेंगे ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ ख़राब है। अपने देश को कोई कमज़ोर कैसे दिखा सकता है किसी के सामने? अब जो भारत मंडपम है, ऐसा कहीं पर भी ऐसी जगह ऑल वर्ल्ड में नहीं है जहाँ इतने सारे लोग एक साथ बैठ सकें। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए कामयाबी है। रही बात, जितने भी लोग बाहर से आएंगे क्या देखेंगे? हम भी कहीं विदेश में जाएं, दूसरे प्रदेश में जाएं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ सफाई अच्छी है, यहाँ पेड़ पौधे अच्छे हैं, यहाँ ये है, इसका घर अच्छा है, इसका ये दुकान अच्छी है, ये कितनी साफ़ सुथरी चीज़ें रखते हैं। तो साफ़ सफाई व्यवस्था किसी भी तरह से, यहाँ तक कि मैं बात बताऊँ कि इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होगी दिल्ली के अंदर। छुट्टी करने का मकसद क्या है? 3 दिन की छुट्टी करने का मकसद ये है कि कहीं भी भीड़ भाड़ ना हो। जो हमारे विदेशी मेहमान आए उनको आने में जाने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। और सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि आज का जो युग है, आज का जो समय है, इसमें दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। अपने देश में भी अपने दुश्मन बहुत होते हैं और उससे जो नुकसान हो सकता है किसी को वो नुकसान, उससे भारत की छवि में मतलब नुकसान होगा, भारत की छवि खराब होगी। अगर किसी को कोई नुकसान हो गया या किसी को चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, कोई भी चीज़ घटना हो सकती है। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार ने हर पल हर घड़ी हर व्यवस्था को चाक चौबंद करना है जब तक 3 दिन ये चलेगा सम्मेलन, और उसके भी 1 दिन जाने के बाद तक भी। मैं कह रहा हूँ सम्मेलन तो 2 दिन का ही है, लेकिन 3 दिन की छुट्टी इसलिए है कि वहाँ से बाहर से लोग आएंगे भी और जाएंगे भी। तो जो भी होटल्स हैं जहाँ भी वो लोग रुकेंगे, बाहर के जो भी हैं, अब लगाइए अमेरिका का मान लो राष्ट्रपति आ रहा है, रूस का तो चलो नहीं आ रहा है या चाइना का नहीं आ रहा है, बाकी देशों के तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ रहे हैं जी। तो सब लोग यहाँ आएंगे, तो उनकी जो व्यवस्था है उसको करने के लिए सुंदरता भी जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है, उनका सम्मान भी जरूरी है। उनके सामने हर तरह से हम कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। अतिथि अगर हमारे घर पे आया तो हमारे लिए देव यानी भगवान की तरह होता है। अच्छा सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, चलते चलते आखिरी सवाल, कि जैसे कि अभी आपने चंद्रयान 3 की कामयाबी की बात कही है, भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े गौरव की बात है, लेकिन चंद्रमा पे हम लोग पहुँच चुके हैं, अब सूर्य पे जाने की हमारी तैयारी है। तो नहीं लगता आपको ब्रह्मांड के जो तत्व हैं, जो ग्रह हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करना क्या सही है? देखिए, छेड़छाड़ जहाँ तक की बात है, ये तो हमको लग रहा है कि हम अब कर रहे हैं चीज़ें। ये चीज़ें हम सदियों पहले कर चुके हैं। इन चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो हम सदियों पहले ले चुके हैं। अभी आपने हनुमान जी की एक वो आती है चौपाई, उसमें बिल्कुल कितने योजन सूर्य की दूरी कितनी है यहाँ से,
उसको हनुमान जी ने उस समय पे नाप लिया था जब रामराज था, जब वो सूर्य खाने चले गए। सूर्य, हाँ, सूर्य और चंद्रमा, यानी उसकी दूरी को भी नाप लिया, सब चीज़ें कर ली। हमारे पास जो हमारे पास ताकत थी नक्षत्रों को जानने की, ब्रह्मांड को जानने की, ऐसी जानकारी किसी भी देश के पास नहीं थी। जो भी व्यवस्थाएं दूसरे देशों ने की हैं, चाहे वो अमेरिका हो और दूसरे देश हो, चाइना हो, रूस हो, सबको यहीं से गया है। जानकारियां भारत से ही गई हैं। जो भारत की ज्ञानवर्धक पुस्तकें थी, जिसमें ज्ञान छुपा था, जिसमें विज्ञान छुपा था, वो सारी चीज़ें यहाँ से अंग्रेज लोग या बहुत से मुग़ल लोग यहाँ से उन चीज़ों को ले गए चुरा के। भारत से, भारत में आए घूमने के लिए और भारत में आके कब्जा कर लिया। भारत के लोग अच्छे लोग थे, संपन्न लोग थे, किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। भारत का तो पक्षी भी विदेश नहीं जाता, आपको पता है। विदेशी पक्षी भारत में घूमने आते हैं, भारत के पक्षी बाहर घूमने नहीं जाते, ये कड़वा सत्य है। इसी तरह से भारत का आदमी भी ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, क्योंकि जिसके घर में अपने में सब कुछ है वो बाहर क्यों जाए। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर 4 मौसम होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। और कौन सा देश है बता दीजिए आप। ये भारत भूमि ही सबसे श्रेष्ठ है और भारत भूमि के अंदर ही हर चीज़ है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो भारत से ही दुनिया ने सीखा है। जीरो का ज्ञान किसने दिया? भारत ने दिया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि किसी ने आगे बढ़ के कुछ किया? जब जीरो का ज्ञान ही भारत ने दिया है तो तरक्की कहाँ से हुई? भारत से। भारत के लोग तो जैसे कहते हैं ना कि भाई, जैसे हमने कोई काम कर लिया, मैं पार्षद रह लिया, 2 बार रह लिए, मान लो हम मिसिज रह ली, मैं रह लिया, तो भाई अगर है पार्षदी में क्या रखा है, ये तो हमने करके छोड़ दी। तो हम क्या सोचेंगे? हमें फिर एमएलए बनना है, हमें ये बनना है, वो बनना है, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन भारत के लोगों ने क्या किया कि उस टाइम उन्होंने जब सब कुछ प्राप्त कर लिया, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान कर लिया, पूरा पाताल लोक, धरती लोक, तीनों लोकों को ज्ञात कर लिया, तो फिर वो शांति से बैठ गए, मस्ती में आ गए। और मस्ती में आने के कारण ये हुआ कि दूसरे लोगों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, हम लोगों को लूटना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें भारत की व्यवस्था है। और रही बात, आपने कहा कि भाई ये छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, ये छेड़छाड़ करने से कुछ नहीं होता। छेड़छाड़ तो क्या, आप बताइए, आप ये जितनी आपदाएं आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, ये संतुलन पृथ्वी का हो, चाहे चंद्रमा का हो, चाहे सूर्य का हो, अदल बदल होता रहता है। आप ना भी कुछ छेड़ें तब भी होगा, तब भी होगा परिवर्तन। कहते हैं कि निरंतर परिवर्तन, पृथ्वी हो, आकाश हो, चंद्रमा हो, पाताल हो, निरंतर प्रकृति का परिवर्तन होता रहता है। क्यों? सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, अर्धरात्रि होती है, उसके बाद फिर भोर होती है। तो इसी तरह से हर चीज में परिवर्तन है, प्रकृति निरंतर परिवर्तित है, ये समझ लो। और परिवर्तन के साथ हमको आगे चलना चाहिए। हमें भी अपने आप में परिवर्तन करना है, हमें भी अपने आप को आगे बढ़ाना है, आगे दिखाना है, शांत नहीं बैठना है। कोई भी चीज हमने अचीव कर ली, उससे अगली की हम अपेक्षा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100 रुपये कमाए हैं, मैं कोशिश करता हूँ मुझे 500, अच्छा मेरी ये में 500 आएंगे, मैं कहता हूँ 1000 कमाऊँ, लेकिन उसका यूज अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए। किसी की मदद हो, किसी का भला हो, ये नहीं है उसको इकट्ठा करके हम अपने पास जमा करते रहे, जमा करते रहे, जमा करते रहे, उसका फायदा क्या है? उसका विस्तार होना चाहिए, उसका आगे लोगों को फायदा मिलना चाहिए उन चीज़ों का। तो हमारी सोच यही है कि हमें आगे बढ़ते रहना है निरंतर। तो ये थे हमारे साथ महेश अवानंद जी, जिन्होंने G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बताया आखिर क्या है और क्या फ़ायदा इसको क्या फ़ायदा इसका हमारे देश को मिलेगा। तो दिल्ली की रफ्तार अब 3 दिन के लिए थमने वाली है और आप भी अगर 8, 9, 10 सितंबर को बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको अपने प्लान में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर 3 दिन के लिए हो सकता है केंद्र सरकार जो है लॉकडाउन लगा दे।